हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है नीलेश और दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 67th बीपीएससी मेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स मेंस एग्जाम में काफी मैटर करता है, तो इसलिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रिपोर्ट रिलीज हुई है रिसेंटली। उसमें क्या चीजें रही है, उसके क्या फाइंडिंग्स है, इंडिया के बारे में उसका क्या कहना है, इंडिया का उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, क्या की पॉइंट्स उसमें है, वो डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा वो हेल्थ सेक्टर से काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हेल्थ सेक्टर में क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसका जो डेटा यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लेटेस्ट जो 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, क्या उसकी फाइंडिंग्स है और आगे जाके हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और इंडिया का उसमें क्या स्टैंड है। चलिए डिस्कस करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप सभी को पता है कि जो रिसेंटली रिलीज हुआ उसमें इंडिया की रैंक जो रही है वो 107 रही है। एंड इंडिया का जो स्कोर वहां पे रहा है वो रहा है 29.1 और इंडिया को यहाँ पे रखा गया है सीरियस कंडीशन में, मतलब सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। देखिए आप सभी को पता है कि इंडिया का जो आर्थिक विकास काफी सालों से बहुत ज्यादा हो रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया रही है अभी तक, अगर बात यहाँ पे करें। लेकिन स्टिल ऐसा कहा जाता है कि हंगर, भूख और माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण जो है वो अभी भी काफी बड़े एक चिंता के विषय इंडिया में माने जाते हैं। इंडिया का जो रैंक था, अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, इंडिया हैड स्लिप टू 101 पोजीशन, मतलब 101 पोजीशन पे यहाँ पे स्लिप हुए हैं 116 कंट्रीज में। अगर हम 2020 के पे बात करते हैं, ओके, 2020 में यहाँ पे 94 पोजीशन था। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स यहाँ पे लिए जाते हैं और वो हमें यहाँ पे देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल 100 डेज ट्रेंड फॉर इंडिया में जो रहा है वो इस तरह से रहा है, कहीं ना कहीं हम 38.8 थे 2000 में, उसे थोड़ा कम होते चले गए डेफिनेटली। लेकिन अब जो है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव नहीं कहेंगे हम, वर्स कंडीशन हुए। जब भी हम ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि हंगर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम थोड़ा ऐसे नीचे आ सकते तो यस वी कैन से कि हंगर कम हो रही है। तो यही जानना आज इंपॉर्टेंट है कि हाउ हंगर इज डिफाइंड, मतलब ये भूख डिफाइन कैसे करता है। चलो, भूख डिफाइन करने के, पावर डिफाइन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लेकिन आज अगर हम देखेंगे कि हंगर इज यूजुअली अंडरस्टूड कि उसे अगर लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरी, मतलब खाना नहीं मिल रहा और खाने से जो कैलोरीज आती हैं वो अगर सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिल रही है काम करने के लिए या फिर डेली एक्टिविटी करने के लिए, तो हम कहते हैं कि यस दैट पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हंग्री है या फिर भूख उसे उसकी भूख पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, FAO, ये डिफाइन करती है कि फूड डिप्रीवेशन मतलब क्या, कि अंडर नरिशमेंट, फूड डिप्रीवेशन एज द हैबिचुअल कंजम्पशन ऑफ टू फ्यू कैलोरीज, मतलब काफ़ी कम कैलोरीज लेना, जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले मिनिमम डाइटरी जो एनर्जी है वो यहाँ पे प्राप्त ना होना। तो ये जो होती है, किस लिए हम ये करते हैं, ये डिसाइड क्यों करते हैं कि इतना कैलोरी चाहिए, इतना मिनिमम आपको डाइटरी का जो एनर्जी आपको चाहिए। क्योंकि जो डेली लाइफ आप जीते हो, मतलब हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ अगर आपको जीनी है, ओके, डिपेंड ऑन मेल एंड फीमेल, डिपेंड ऑन आपका एज क्या है, डिपेंड ऑन आपका स्टेचर क्या है, आप कितने लंबे हो या फिर छोटे हो, तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी कैसी है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कितनी कैलोरी आपको चाहिए। अगर उतनी कैलोरी नहीं मिल रही है, उतनी एनर्जी आपको डाइटरी आपको नहीं मिल रहा है, देन आप हंगर कैटेगरी में आ सकते हो। और देखो, एट द मोस्ट एक्सट्रीम हंगर कैन लीड टू द स्टारवेशन। अगर बहुत बहुत ज़्यादा भूख है तो आपको स्टारवेशन तक खींची चली ले जाएगी, एज वेल एज फेमाइन भी आ सकता है। फेमाइन के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल तो डाइड, वो मतलब भूख से भूख मरी, आप सबको ये पता होगा। बात अभी आप करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कहता है कि हंगर इज रेफर टू, ये इंडेक्स बेस्ड ऑन द 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट के ऊपर इसे यहाँ पे मापा जाता है। पहले वाला होता है कि अल्पपोषण, जिसे कहते हैं अंडर नरिश, जैसे कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, और एक है चाइल्ड वेस्टिंग है एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी है। इसके बारे में थोड़ी बात यहाँ पे करेंगे, जानेंगे डिटेल में कि ये चीज़ें होती क्या है। देखिए, वो तो जानेंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, ये कंडक्ट क्यों करते हैं, मतलब हंगर पता करके क्या करना है। देखो, ये जो टूल है ना, ये टूल डिज़ाइन किया गया है ताकि हम मेजर कर सके कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से हंगर है, रीजनल हंगर कहाँ कहाँ पे है, कौन से रीजन से, नेशनल लेवल पे क्या है, और ये कौन कौन से डिफरेंट जो डिमेंशन हमें दिखाती है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब ये तो हुआ इसका उद्देश्य, लेकिन ये इसे पब्लिश कौन करता है, इसे पब्लिश करता है एनुअली कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये आयरलैंड की लार्जेस्ट एड है एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी एंड वेल्थ हंगर हेल्प, ओके, वेल्थ हंगर हेल्प। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पे क्या करती है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ये मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में एंड पुअर कंट्रीज में ये सर्वे किया जाता है। अगर इसके इंडिकेटर्स की बात यहाँ पे करते हैं तो पहली वाली बात होती है कि वो होता है अंडर नरिशमेंट, दूसरी वाली बात होती है चाइल्ड नरिशमेंट, चाइल्ड अंडर नरिश, देन चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी किस तरह से है। तो इन इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, वो आपको 100 के ऊपर आपको रैंकिंग देता है। ओके, देखो 100 पॉइंट स्केल के ऊपर यहाँ पे आपको रिपोजिशन देता है। एंड अगर 0 है तो कोई हंगर नहीं, अगर 100 है तो सब लोग हंग्री है। ओके,
पहली वाली बात। अंडर नरिशमेंट होता क्या है? जनसंख्या का वह हिस्सा जिसकी कैलोरी मात्रा काफ़ी कम है, मतलब अपर्याप्त है, उसे वो उतना पूरा खाना मिल नहीं रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब होता क्या है कि 5 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनका हिस्सा जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी कम है। ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब होता क्या है कि कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वज़न उनकी ऊँचाई के मुकाबले कम है, स्टंटिंग ग्रोथ है, ग्रोथ ज़्यादा हो नहीं रही है। ओके? वेस्टिंग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, मतलब जैसे अपर्याप्त अपर्याप्त पोषण की बात होती है, अस्वास्थ्यकर वातावरण अगर वहाँ पे होगा, जैसे इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी यहाँ पे बढ़ती है एंड मतलब जीने की जो हम कहेंगे कि मोर्टेलिटी रेट होता है वो बढ़ता चला जाता है। बच्चे जी नहीं पाते इस कंडीशन में। ये तो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया। वर्ल्ड में क्या सिनेरियो अभी चल रहा है इस रिपोर्ट से लेके। यहाँ पे जीएचआई के बारे में बात यहाँ पे करेंगे तो ये डोमिनेटेड बाय द यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग क्रोएशिया, एस्टोनिया, मॉन्टेनेग्रो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हंगर में काफ़ी इंप्रूवमेंट इन्होंने की है। सबसे कम अगर बात यहाँ पे करते हैं तो वो लोएस्ट पोजीशन दिया गया है येमेन को 101 21 और हमारा कितना है 107। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन एशिया ओनली चाइना एंड द कुवैत आर द रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर एशिया से देखें तो कुवैत और चाइना में काफ़ी अच्छी कंडीशन है हंगर को लेके। लेकिन अगर बात यहाँ पे करेंगे स्टैग्नेंट मतलब क्या है, प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर हैज़ लार्जली स्टैग्नेटेड इन रिसेंट ईयर्स। मतलब कि भूखमरी को मिटाने के लिए जो प्रोग्रेस होनी चाहिए बहुत बड़ी, वो उतनी वो हो नहीं रही है, वो धीरे-धीरे मतलब हो रही है एंड इट इज़ नॉट, हम कहेंगे कि वो इतनी आश्वासक नहीं है। अगर हम बात करते हैं मॉडरेट क्या होता है? द 2022 में एजाइल स्कोर जो है वर्ल्ड इज़ कंसिडर्ड एज़ अ मॉडरेट, मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है और कम भी नहीं हुई है। मॉडरेट लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हंगर को मिटाने की यहाँ पे कोशिश कब कर रहे हैं। तो जो रीज़न्स है, ये रीज़न्स क्या है? मतलब क्यों इस तरह से हंगर जो इंडेक्स है यहाँ पे मॉडरेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड बहुत सारे जो कंट्रीज़ में हंगर की काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अब सभी को पता है संघर्ष हर जगह होता है, मतलब कंट्री के बीच में बॉर्डर के यहाँ पे इश्यूज़ वगैरह है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट की बात अगर करेंगे, क्लाइमेट चेंज का इश्यू है, कोविड-19 की महामारी का काफ़ी बड़ा इश्यू था 2020 19, 20 और 21 की अगर बात यहाँ पे करते हैं। यूक्रेन वॉर जो रिसेंटली शुरू हुआ है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुए हैं। तो इन चीज़ों को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से कहीं न कहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, वो काफ़ी बड़ा है बहुत सारे कंट्रीज़ में एंड लोगों को काफ़ी नुकसान इसमें से हुआ है। जो तीसरा कैटेगरी हम यहाँ पे देखेंगे वो है सीरियस कैटेगरी और इंडिया इसमें आती है 29.1, यहाँ पे उसे स्केल पे दिया गया है। अगर इंडिया के चाइल्ड वेस्टिंग की बात अगर यहाँ पे करेंगे, लो वेट जो होता है बच्चों का, तो वो 19.3 है। दैट इज़ 90.3% जो वर्स दैन लेवल रिकॉर्डेड इन द 2014, मतलब 2014 में 15% 15.1% था। ओके, अब जो बढ़ के हो चुका है 19.3%, जो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक बात है। इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन व्हाट डज़ मीन बाय ये अंडर नरिशमेंट के बारे में मैंने बातें करी थी, तो अंडर नरिशमेंट होता क्या है? अल्पपोषण क्या होता है? अगर हम देखते हैं ये भी बढ़ा है, अगर 14.6 था 2018 के 20 के सर्वे में अगर बात यहाँ पे करते हैं, वही वो 2019 और 21 में हो चुका है 16.3। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है। लेकिन इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी बिटवीन 2014-2022 के बारे में अगर बात यहाँ पे करें, चाइल्ड स्टंटिंग जो है ना वो डिक्लाइन हो चुकी है। देखिए अंडर नरिश की बात मैंने की, चाइल्ड वेस्टिंग की बात मैंने की, लेकिन वो थोड़ा-सा डाउन हो चुका है। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट हमारे यहाँ पे हो चुकी है बाल मृत्यु दर में और स्टंटिंग में। तो स्टंटिंग जो है वो डिक्लाइन हो चुका है, 38.7 था पहले, अब हो चुका है 35.5। तो ये इम्पोर्टेंट वाली बात है, ऐसा नहीं कि पूरी सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पे है। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात अगर करते हैं बाल मृत्यु दर की, तो वो भी अल्सो ड्रॉप फ्रॉम 4.6% टू 3.3%। तो ये आश्वासक चीज़ें डेफिनेटली है और इसके बारे में हमें प्राउड फील होना भी चाहिए। लेकिन हाँ, जो चीज़ें कम है उसके ऊपर काम करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो रही इंडिया की बात। लेकिन इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में क्या कहना है? नेबरिंग कंट्री जो है उन सब का स्थान अगर बात करते हैं अफ़गानिस्तान छोड़ के, वो सब हमसे क्या है आगे हैं। श्रीलंका 64 पायदान पे है, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99। सिर्फ अकेला दक्षिण एशिया का अगर ऐसा देश कहे अफ़गानिस्तान, वो हमसे नीचे है। तो इंडिया की रैंक है 107 और अफ़गानिस्तान की रैंक है 109, तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो कहीं न कहीं हमें इस बारे में डेफ़िनिटली सोचना पड़ेगा एंड बहुत सारी जो हम कहेंगे लोअर जो कंट्रीज़ है वो दोज़ आर अफ्रीकन कंट्रीज़ भी यहाँ पे हैं। तो इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है क्यों? आपको समझ में मतलब आपने देखा होगा कि इंडिया तो डेवलप कर रही है, आर्थिक विकास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है फिर? हंगर इश्यूज़ क्या है इंडिया में? देखो इंडिया में लगभग 195.9 मिलियन जो पीपल है, जो वर्ल्ड के 25% वर्ल्ड की हंगर की बात अगर हंग्री है, जिन्हें फूड नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार।
एंड अगर बात यहाँ पे करें, इंडिया हैज़ अ हायर रेट ऑफ अंडर नरिशमेंट, मतलब खाना तो मिलता है लेकिन इतना खाना भी नहीं मिलता कि वो खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। जो कि हम कहेंगे रेट हायर है ग्लोबल एंड एशियन एवरेजेस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू नेशनल अगर हेल्थ सर्वे की बात यहाँ पे करते हैं, 19 मिलियन जो पीपल है, लगभग 1.9 करोड़ पीपल जो है इन द कंट्री, उनको यहाँ पे एवरी नाइट वो विदाउट खाना खाए वो सोते हैं। कोई भी खाना उन्हें मिलता नहीं। अप्रोक्सिमेटली 4,500 जो चिल्ड्रंस है अंडर द एज ऑफ 5 अगर बात करते हैं, वो प्रतिदिन उनकी मृत्यु यहाँ पे होती है बिकॉज़ हंगर एंड बिकॉज़ माल न्यूट्रिशन। ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमें सोचना है। ओवर 3 लाख डेथ्स आर कॉज्ड बाय द हंगर चिल्ड्रन अलोन। मतलब 3 लाख से भी ज़्यादा लोग ब बच्चों के पे मौत होती है भूख से। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्ट्स हैं हमें काफ़ी पता होना चाहिए। लेकिन व्हाई देयर इज़ अ हंगर एंड मालन्यूट्रिशन इन इंडिया? क्यों? ऐसा क्यों है? इनकम तो लेवल बढ़ रहा है, जॉब्स तो मिल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी बैकिंग हंगर, चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम malnutrition इन रूरल इंडिया ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशन और ओवर पॉपुलेशन। रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं है, पुअर लिविंग कंडीशंस है, ओवर पॉपुलेशन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माल न्यूट्रिशन होता है, गरीबी है, पैसे उतने अवेलेबल नहीं है। कभी जॉब है, कभी जॉब नहीं है, एंड अगर बात करते हैं असंगठित, यहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको फिर तो प्रॉपरली सैलरी नहीं है। तो इस वजह से पॉवर्टी कभी-कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और पॉवर्टी की वजह से वो जो फैमिली अपने बच्चों को उतना खाना नहीं दे पाती, उनका न्यूट्रिशन पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाती। अगर हम बात करते हैं फॉल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो पीडी सिस्टम हमारे इंडिया में है, जिसे हम बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसमें सम ग्रेन्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, वो भी एक कभी करप्शन का इश्यू है। एट द हायर प्राइस एंड पुअर क्वालिटी जो ग्रेन्स है वो दिए जाते हैं रेशन शॉप्स में। तो ये वाली बात जो है ना, कभी-कभी इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अच्छे वाले जो ग्रेन्स है, अच्छे वाले जो खाना है वो मार्केट में बेचा जाता है एंड द पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स आर अवेलेबल इन पीडीएस शॉप्स। तो इससे कैसे फिर हंगर कंप्लीट होगी? इससे कैसे हमारी डाइटरी नीड और कैलोरीज़ इनटेक कंप्लीट होगा? ये देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली है। तो व्हाई देयर इज़ अ हंगर एंड malnutrition इन इंडिया? देखो बात यहाँ पे करेंगे, एक अनआइडेंटिफाइड हंगर है, मतलब इसकी जो पॉवर्टी लाइन, द क्लासिफिकेशन अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन वेरीज़ फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट में पॉवर्टी लाइन के आगे काफ़ी लोग हैं जिनकी हंगर का मतलब कि अच्छी है, मतलब जो अपने हंगर को पूरी कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट जो है वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो जिसके कारण कि डिक्लाइन इन द फूड कंजम्पशन एज़ वेल। इन एडिशन टू दिस पुअर क्वालिटी ऑफ जो ग्रेन्स है, इसने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है हंगर को बढ़ाने में। अब हिडन हंगर क्या होती है? हिडन हंगर होती है कि पुअर डाइट है, ओके, डिसीज़ है, फेल्योर टू गेट इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम। मतलब खाना तो मिल रहा है, लेकिन खाने से ना आपको पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे। तो ये कहीं न कहीं हिडन हंगर है, जिससे आपकी जो ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जैसे बात करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है। गर्ल चाइल्ड इज़ एट द डिसएडवांटेज, उन्हें ज़्यादा खाना नहीं दिया जाता एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़, क्योंकि घर में एक इनइक्वालिटी होती है हमेशा। हाँ, पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है कि बच्चे ही वंश का वंश को आगे लेके जाएँगे, लेकिन दैट्स नॉट द थिंग अबाउट द गर्ल्स। लैक ऑफ इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम यहाँ पे है, मतलब देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू द अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़। क्योंकि इम्यूनाइज़ेशन, मतलब हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते, हम उसे वो अफोर्डेबल नहीं, उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है और वो अगर अवेलेबल भी है पीएचसीज़ में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, तो वो भी ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल है नहीं। तो लैक ऑफ ऑडिट फॉर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम प्रोग्राम्स इन द कंट्री जो है ना, वो इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिशन को, बट देयर इज़ नो वे टू ऑडिट देम। किस तरह से इम्प्रूव किया गया है? क्या स्कीम्स लाई गई है? कितने बच्चे यहाँ पे इम्प्रूव हो चुके हैं? उसका डिटेल में सर्वे किया नहीं गया है। वो डेटा अवेलेबल नहीं है। प्रोटीन हंगर, पल्सेस आर द मेजर, हम कहते हैं कि पल्स से ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है, लेकिन इसे हम अभी भी एड्रेस कर नहीं पाए हैं। मतलब हम प्रोटीन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं फैक्टर जो है हमें काफ़ी मैटर यहाँ पे करते हैं। लेकिन इसके बाद भी और कोई फैक्टर है क्या? डेफ़िनिटली है। जैसे सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता नहीं है। डिसीज़ जो है, जो कंटामिनेटेड जो डिसीज़ होते हैं, तो वो कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी बे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इम्यूनाइज़ेशन नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन इन द वुमन रिगार्डिंग होलिस्टिक डाइट, वो नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑलरेडी है। घर में जो कल का बचा हुआ खाना जो है, वो औरतें, हमारे जो घर की जो माँ और जो औरतें होती है, वो नेक्स्ट सुबह खाती है। लेकिन दैट्स नॉट द थिंग विद द मेल। पुरुषों के बारे में ऐसी नहीं है। ये जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, हंगर है एंड इनडिटरनेस है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और हम इसका असर जो है वो फूड पे पड़ता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होती है, रॉटिंग होती है, मतलब कटाई के बाद नुकसान है, सड़न है, गोदाम में बर्बादी है, इसकी वजह से जो फूड मिलना चाहिए वो फूड मिलता नहीं, अप्रभावी बाज़ार है, इनइफेक्टिव मार्केट, ट्रांसपोर्ट लीकेजेस है, फूड का आपको एफिशिएंटली प्राइस नहीं मिलना, बाज़ार की अच्छी तरह से ठीक तरह से उसे मैनेज नहीं होना,
नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स, नट्स, एग्स, मीट फॉर पुअर, पुअर पीपल कैसे अफोर्ड कर पाएँगे, कैसे कैसे अफोर्ड कर पाएँगे ये सारी चीज़ों को? तो ये कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं हमें इसके बारे में देखना चाहिए, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि तो हमें प्रॉब्लम्स देखे? गवर्नमेंट क्या कर रही है? फूड एफएसएसआई की अगर बात यहाँ पे करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ईट राइट इंडिया मूवमेंट टू एनकरेज सिटीज़न कि आप जो खाना खाओ वो अच्छा खाना खाओ, सही वाला खाना खाओ। अब एक जो नेक्स्ट अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लगाया था वो था पोषण अभियान। 2018 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था एक कार्यक्रम। इसका लक्ष्य क्या था? छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में स्टंटिंग की, कुपोषण की और एनीमिया को कम करना। इम्पोर्टेंट वाली बात है। अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। और इससे यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इससे काफ़ी मतलब हम बच्चों पे भी ध्यान दे रहे हैं और हम माताओं पे भी ध्यान यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव काफ़ी अच्छी है, लेकिन और क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन ये भी इम्पोर्टेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज़ अ फूड एनरिचमेंट। मतलब यहाँ पे ना कुछ विटामिन्स एंड मिनरल जैसे होते हैं, आयरन है, आयोडीन है, ज़िंक है, विटामिन ए, विटामिन डी है। तो ये स्टेपल फूड में सच एज़ राइस, मिल्क एंड सॉल्ट में होते हैं, तो इनको इनको देने के बाद ये इम्प्रूवमेंट जो न्यूट्रिशन कंटेंट जो है काफ़ी इम्प्रूव होता है, तो ये भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी काफ़ी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किया गया 2013 में, राइट टू फूड दिया गया था हर सिटीज़न को। तो यहाँ पे टारगेट किया गया था कि पीडीएस सिस्टम के द्वारा 75% रूरल पॉपुलेशन को एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को यहाँ पे फूड मिलेगा एट द लोअर कॉस्ट। क्योंकि पॉवर्टी की वजह से हम अच्छा वाला खाना परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन अब राइट टू फूड में यहाँ पे निकाल दिया गया है एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और भी अगर बात यहाँ पे करते हैं कि हमने देखा कि इम्यूनाइज़ेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत यहाँ पे गेट चिल्ड्रन अंडर 2 इयर्स ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। यहाँ पे 12 वैक्सीन जो है यहाँ पे दिए जाते हैं मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज जो स्कीम होती है वो स्टार्टेड इन 1975, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑफर करती है 6 सर्विसेज टू द चिल्ड्रन एजेस फ्रॉम 0 टू 6 एंड प्रेग्नेंट एंड द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। इनको भी यहाँ पे ये स्कीम के द्वारा काफ़ी लाभ दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनिटली कर रही है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ कंसर्न्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। वो क्या कंसर्न्स है यहाँ पे देखते हैं, 2 मेजर कंसर्न्स है। देखो, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जीएचआई जो है वो इनकरेक्ट मेजर्स यूज़ करता है हंगर के बारे में। सिंस 3 आउट ऑफ द 4 वेरिएबल यूज्ड इन रिलेटेड चिल्ड्रन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। मतलब अंडरनरिश की बात होती है, स्टंटिंग की बात होती है, वेस्टिंग की बात होती है। तो ये जो है ना, ये कहीं न कहीं पूरे पॉपुलेशन को मेजर नहीं करती। और इंडिया रिप्रेजेंट करता है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड द proportion ऑफ द अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन इज नॉट जस्टिफाइड बाय एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड वेरी स्मॉल सैंपल साइज। मतलब 3000 लोगों का सैंपल यहाँ पे लिया गया, उसके द्वारा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो भारत का कंसर्न यही है कि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, इंडिया में मिलियंस ऑफ करोड़ ऑफ पीपल है, तो आप उसे इतने सैंपल ले रहे हो और उसकी वजह से यू आर जस्ट गिविंग क्राइटेरिया कि इंडिया का रैंकिंग ये है, इंडिया में हंगर काफ़ी ज़्यादा है। तो सैंपल का साइज़ अगर बड़ा होगा तो डेफिनिटली वी कैन से कि यस, ये कंसिडरेबल है, लेकिन सैंपल का साइज़ कम है एंड इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड यहाँ पे रहा है। देयर आर 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस की बात अगर यहाँ पे करेंगे। वन की जो इंडेक्स है ना वो डेलिबरेटली एक्सीडेंटली बायस्ड इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। उनके बारे में थोड़ा-सा बायस्ड है, ओके? एंड अगर बात यहाँ पे करेंगे क्योंकि अदर इज़ दैट दे रियली डू कंट्रीब्यूट मोर टू द वर्ल्ड दैन अदर कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर बात करते हैं द मोस्ट ऑफ द डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द बिग इंटरनेशनल एजेंसीज जो इंटरनेशनल है, जिन्हें फंडिंग वहाँ से मिलती है। एंड द वेस्ट इज विद द डोमिनेंस विद द टेक्नोलॉजी है, उनके पास बिजनेस है, ग्लोबलाइजेशन उनके पास है, और जो प्रॉफिटेड बाय द मोस्ट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा फायदे मिले हैं ग्लोबलाइजेशन के। वी आर गेटिंग बट वी आर नॉट गेटिंग राइट नाउ। जो 1992 में हमने जो एलपीजी शुरू किया था उसके बाद हमें थोड़े फायदे मिले हैं, लेकिन द पीपल इन द वेस्ट उनको फायदे बहुत सालों से मिल रहे हैं, तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट में है, ऑलरेडी दे गॉट द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग्स। तो कहीं न कहीं हम अगर बात यहाँ पे करेंगे, वित्तीय, तकनीकी, संगठनात्मक समाधानों के मामले में ऐसा किया गया है कि जब सरल मान्यता की बात आती है, जैसे कि शरणार्थियों को स्वीकार करना, पश्चिम अत्यधिक असंगत भूमिका निभाना जारी रखना, कुछ गैर पश्चिमी देशों द्वारा अक्सर शर्मिंदा किया जाता है। तो वी आर डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स, लेकिन कि सीरिया में जैसे चीज़ें हुई, अफ़गानिस्तान में जैसे चीज़ें वगैरह हो रही हैं, तो व्हाट अबाउट दैट? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये बायस है, ओके? ऐसा इंडिया का यहाँ पे कहना है एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन रियलिटी क्या है? व्हाई साउथ एशियन कंट्रीज़ परफॉर्म नॉट गुड? ऐसा क्यों होता है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती? देखिए, कंट्रीज़ इन द साउथ एंड द ईस्ट, अगर एशिया की बात यहाँ पे करते हैं, दे हैव टेंडेड टू बी मोर इनवर्डली और रीजनली फोकस्ड। वो रीजन पे फोकस ज़्यादा करते हैं।
ओके? क्योंकि मेनी ऑफ देम हैव द बिग डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमने इसके बारे में काफ़ी बार बात की है। क्योंकि जो कोलोनियलिस्ट कंट्री जो थे मतलब जैसे इंग्लैंड है, यूके है, जर्मनी है, फ्रेंच है, पोर्चुगीज़ है, जो स्पेन ये सारी कंट्रीज़ हैं ना इन्होंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे छोड़े हैं इंडिया में। 1947 के बाद हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम से काम करना पड़ा। जैसे हम बात करते हैं कैटेगरीज़, राइट्स है, कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द कम्युनिटीज़ एंड ऑल। इनको हमें एड्रेस करना पड़ा तो वी आर एक्चुअली हम खुद के ही प्रॉब्लम्स पे इतना फोकस किए हुए हैं कि जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ध्यान काफ़ी कम जाता है। एंड अगर बात यहाँ पे करें देयर आर मे बी सम रफ जस्टिस इन दिस की जस्टिस द काइंड ऑफ जस्टिस दैट पनिशेस एवरीबॉडी इंक्लूडिंग राइटियस एंड द प्रिमिटिव इनजस्टिस। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बातें जो कही जा रही हैं ये सही से नहीं है। एंड धीरे-धीरे अगर हम बात यहाँ पे करें तो थिंग्स आर ग्रेजुअली चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वेल्दी मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है वो स्टार्टिंग टू कंट्रीब्यूट टू द पॉवर्टी रिडक्शन इन एशिया एंड अफ्रीका। तो यस चीज़ें बदल रही है, आगे जाके भी ऐसी चीज़ें काफ़ी बदलेंगी और हमें शायद जो रिजल्ट्स है वो डेफिनिटली यहाँ पे मिल जाएँगे। लेकिन अब इसके आगे क्या है? चलो, ये तो हमने क्रिटिसाइज़ कर लिया, ये तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड में क्या चीज़ है, किस तरह से टारगेट हो रहा है। लेकिन अगर हम अपनी डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? हम हेल्थ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, वाटर, सैनिटेशन, जेंडर पर्सपेक्टिव पे, सामाजिक मानदंड पे सभी बेहतर पोषण से संबंधित है, तो इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, पोषण अभियान है, पोषण उन्मुख जो कार्यक्रम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो इफ इंडियाज़ न्यूट्रिशनल सिचुएशन इम्प्रूव होती है ना, तो इंडिया हमारी जो कंट्री की जो ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, उनके रिपोर्ट किस तरह से आ रहे हैं, क्या वो डायरेक्टली फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ब्रिंगिंग सोशल ऑडिट मैकेनिज्म ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशनल जो हब्स है, इंडियाज़ न्यूट्रिशनल हब्स करंटली आर द मोस्ट डिफरेंट एडिक्वेट न्यूट्रिशन अगर बात यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे फोकस हमें करना है। अगर वी आर जस्ट फोकसिंग कि हम चेक करेंगे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है विलेजेस में, एग्रीकल्चर विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर एंड द कॉमर्स। तो ये मैकेनिज्म हमें डेवलप करना पड़ेगा, सोशल ऑडिट हमें करना पड़ेगा विलेजेस का, उन गाँवों का। एंड देयर इज़ अ नीड टू लिंक बिटवीन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स क्या है, नए जो प्रोग्राम्स आएँगे वो किस तरह से है। हमें ना जो वुमेन के सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स है उनके साथ हमें काम करना पड़ेगा टू एंड द हंगर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन बाय 2030। अब 2030 क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूरा करने का टारगेट क्या है 2030। तो हमें हंगर पूरी तरह से मिटानी है, भूखमरी हटानी है 2030 तक। So India loses about 7% of its total annual food production due to inadequate warehousing facilities and the cold storage. And almost 30% जो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम क्या करते हैं वेस्ट होते हैं बिकॉज हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। जैसे फ्रूट निकाला वैसे कुछ दिनों के अंदर उसे सेल करना चाहिए, उसे खाना चाहिए, लेकिन अगर वो खाना नहीं होता है देन वो वेस्टेज हो जाता है। और ऐसे काफ़ी सारे फूड्स विदाउट जो लोगों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो ये था अपना आज का सेशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। आपने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें मेंस आंसर जब राइटिंग करते हो तो कौन से वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हमें दोनों तरफ से सोचना है, हमें सिर्फ एक आंसर नहीं लिखना है कि जीएचआई जो है वो गलत है, जीएचआई है वो सही है। ऐसा नहीं है, हमें दोनों पॉइंट्स लिख के इंडिया का भी व्यू यहाँ पे लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही होती है मेंस की असली वाली राइटिंग। तो इसे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं बीपीएससी मेंस के लिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।